हेलो स्टूडेंट्स, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का ये वीडियो नंबर 8 है। लास्ट वीडियो में हम सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम बात कर रहे थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन में किस तरीके से काउंट करते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे कहाँ पर, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। तो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, गुणनफल और मतलब गुणे में और भाग में सिग्निफिकेंट फिगर को हमको कैलकुलेट करना है। जब हम गुणा या भाग करते हैं तो वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे हम काउंट करेंगे, कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कहने का मतलब गुणनफल और भागफल में हम देखेंगे कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो इसको हम एग्जाम्पल से ही देखेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल एक ले लिया, दैट इज 6.26 इंटू 5.8। ये हमारा गुणा हो रहा है 6.26 इंटू 5.8। तो यहाँ पर हम देखें तो आंसर तो बाद में देखेंगे, पहले हम इन दोनों संख्याओं को देखें। तो इन दोनों संख्या को देखें तो 6.26 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 है। 6.2 अंक है, 2 संख्या है, दोनों के पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर देख लेंगे, सार्थक अंक देख लेंगे। तो 6.26 में 3 अंक हैं, तो इसका मतलब इसमें इसके सार्थक अंक कितने हो गए? 3। दूसरा है 5.8, तो इसमें कितने 2 अंक हैं, कोई 0 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 2 हो गया। इसका सार्थक अंक 3, इसमें सार्थक अंक 2, यानी इसमें 3 सार्थक अंक है, इसमें 2 सार्थक अंक है। किसमें सार्थक अंक कम है? इसमें सार्थक अंक कम है, इसमें सार्थक अंक ज्यादा है। तो कम वाले को हमको देखना है। अब हमने इसको देख लिया दोनों में कितने कितने सार्थक अंक हैं। अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर हमारा मल्टीप्लाई करने पे 36.308 आ रहा है। 36.308 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर। अब देखिए, जब इतना इन दोनों को आपस में गुणा किया तो इतना आ रहा है आंसर। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने सार्थक अंक हैं इसको देखें, 1 2 3 4 5 सार्थक अंक हैं। भाई 0 भी काउंट होगा क्योंकि 0 जो है 2 अंकों के बीच में है, तो 5 सार्थक अंक हैं। तो क्या इतने ही होंगे? क्या आंसर इसका यही करेक्ट होगा सार्थक अंक के केस में? यदि हम सार्थक अंक को निकालना चाहें तो क्या इसका आंसर इतना ही होगा? नहीं, क्योंकि सार्थक अंक जब हम निकालेंगे तो जो आंसर जो आया उसमें सार्थक अंक कितने के बराबर होंगे? हम दोनों संख्याओं को देखेंगे, जिस संख्या का सार्थक अंक कम होगा, इस संख्या का सार्थक अंक कम है, 2 है इसमें सार्थक अंक, तो जो आंसर आएगा उसमें भी सार्थक अंक टोटल कितने होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए। सिंपल सी बात है। यदि हम गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो गुणा करते समय या भाग करते समय हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास संख्या है कम से कम मिनिमम 2 संख्या होगी। दोनों संख्याओं में हम सार्थक अंक पहले निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कि उन संख्या में किसका सार्थक अंक कम है। जिसका सार्थक अंक कम होगा, आंसर आने के बाद जो भी हमारे आंसर आएगा उस आंसर को भी हम जो है कम सार्थक अंक वाले संख्या के बराबर ले आते हैं। कैसे ले आते हैं? राउंड ऑफ कर देंगे। इसको राउंड ऑफ करना सबको पता है। जैसे हमको पता है कि यदि अब हम 36 पॉइंट के बाद वाले को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो पहले यहां से शुरू करेंगे राउंड ऑफ करना। यदि संख्या मतलब कोई अंक जो है 5 या 5 से अधिक है, तो हम जब उसको हटाते हैं, राउंड ऑफ करने का मतलब इसको हटा दे रहे हैं और आगे इसको बढ़ा दे रहे हैं। तो यदि 5 या 5 से ज्यादा होता है तो 1 यहाँ पर बढ़ा देते हैं। यदि 5 से कम होता है तो संख्या को हटा देते हैं, कोई भी चीज उसमें ऐड नहीं होती है। तो जैसे हमने यहाँ पर 8 था, 8 को हटाया, 5 से ज्यादा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। जब 8 हटाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 0.31 हो जाएगा। अब इस 1 को हटाएंगे क्योंकि हमको 2 तक ले आना है। जब इस 1 को हटाएंगे तो 1 5 से कम है, तो यहाँ पर कुछ नहीं जुड़ेगा। अब यहाँ पर 3 है, 3 को जब हटाएंगे तो यहाँ 5 से कम है, इसका मतलब कुछ नहीं जुड़ेगा। तो राउंड ऑफ करने पर कितने आ जाएंगे? 36। राउंड ऑफ करने पे जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 36 आएगा। 36 आने का मतलब अब यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो गए? 2। अब मिनिमम सार्थक अंक कितने थे? यहाँ पर 2 थे। तो अब यहाँ इसका मतलब ये 36 जो आंसर आया कैसे आया? राउंड ऑफ करने पर आया। राउंड ऑफ किया हमने, यहाँ पर 8 हटाया, फिर 0 हटाया, फिर 3 हटाया, तब यहाँ पर आया।
क्लियर। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया 5.27/12, इसको भाग करना है। भाग करने पे आंसर आ गया 0.439, इतना आ गया। अब हम सार्थक अंक देख लें फटाफट। इसमें देखिए इसके सार्थक अंक कितने हो गए, 3 है। इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 2, यानी इन दोनों में मिनिमम सार्थक अंक कितने हैं, 2, यानी आंसर में भी सार्थक अंक कितने आने चाहिए, टोटल 2 आने चाहिए। यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, दशमलव को छोड़ दीजिए। इसमें सार्थक अंक कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। इसको 2 लाना है हमको, 2 लाना है तो राउंड ऑफ कर देंगे, 9 हटा देंगे, 9 हटाएंगे तो 3 में 1 जुड़ जाएगा, 4 हो जाएगा, 0.44 हो जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि 5 से ज्यादा है। क्लियर। तो गुणा करते समय हम सार्थक अंक, गुणनफल जो आंसर आएगा उसमें हम सार्थक अंक देखेंगे कि गुणा से पहले जो संख्या थी उसमें जिसकी सार्थक अंक कम होंगे उसके बराबर गुणे का जो भी आंसर आएगा उसको हम उसके बराबर सार्थक अंक के बराबर ले आते हैं राउंड ऑफ करके। दूसरा है, ये गुणनफल और भागफल में था। अब कैलकुलेशन किसमें होना चाहिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। यदि जोड़ और घटाना है तो वहां पर सार्थक अंक कैसे निकालते हैं, तो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जोड़ और घटाने में हम देखेंगे कि किस तरीके से सार्थक अंक को निकालते हैं। तो जोड़ और घटाने के समय सार्थक अंक निकालने का तरीका क्या होगा, देखिए वहां पर किस तरीके से सार्थक अंक निकालेंगे। तो एग्जाम्पल हमने ले लिया, मान लीजिए 35.52 और इसमें जोड़े 10.3, इसको जोड़ दें। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये 8.54, इतना आ गया। अब क्या इतना ही होगा, अब इसको सार्थक अंक को देखना है। अब देखिए इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक हैं। इसमें कितने हैं, 3 है सार्थक अंक। इसमें कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन यहाँ पर गुणे भाग की तरह नहीं, यहाँ पर दशमलव के दाईं तरफ वाला देखना है। दशमलव के दाईं तरफ जिसमें कम होगा सार्थक अंक, वही आंसर में भी दशमलव के दाईं तरफ उतना होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के दाईं तरफ कितने हैं सार्थक अंक है, 2। यहाँ पर कितने हैं, 1, यानी ये छोटा है। इसका मतलब आंसर में भी दशमलव के दाईं तरफ केवल 1 सार्थक अंक होना चाहिए। तो राउंड ऑफ कर देंगे तो 45.2 हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 45.8 ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो वहां पर पूरी संख्या देख रहे थे गुणे और भाग में, लेकिन जोड़ और घटाने में हम सिर्फ दशमलव के दाईं तरफ देखेंगे। दशमलव के दाईं तरफ जिसमें सार्थक अंक कम होगा, आंसर में भी दशमलव के दाईं तरफ उतना ही सार्थक अंक होगा। तो यहाँ पर दशमलव के दाईं तरफ 2 सार्थक अंक था, टोटल 4 है। लेकिन यदि हम दाईं तरफ देखें तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितने हैं, 1 है। इसका मतलब आंसर में भी कितना आना चाहिए, सार्थक अंक 1। इसलिए देखिए हमने 2 को हटा दिया, 8 हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल ले लें हम। दूसरा एग्जाम्पल ले लिया हमने 58.64 एंड 50.5, ये हमने ले लिया माइनस। इसको हम घटा रहे हैं तो कितना आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 0.8 आ गया, ये कट गया, इतना आंसर आ गया। अब देखिए सार्थक अंक देखेंगे दशमलव के दाईं तरफ, राइट टू डेसिमल पॉइंट। दशमलव के दाईं तरफ यहाँ पर कितने सार्थक अंक है भाई, टोटल नहीं देखना है। दशमलव के दाईं तरफ कितने सार्थक अंक है, 2। यहाँ पर कितने हैं, 1। इसका मतलब आंसर में भी दशमलव के दाईं तरफ केवल 1 सार्थक अंक होना चाहिए। यहाँ पर कितने हैं, 2। इसलिए आंसर में राउंड ऑफ कर देंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, 8.4 हटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 8.1, ये आंसर हो गया। सिंपल सा है। भागफल और गुणे में पूरी संख्या देखेंगे, लेकिन जोड़ घटाने में दशमलव के दाईं तरफ जिसमें सार्थक अंक जितना कम होगा, आंसर में भी दशमलव के दाईं तरफ उतना ही सार्थक अंक होता है। क्लियर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर सार्थक अंक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां, इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऑल सच क्वांटिटी which we come across during the scientific study are called physical
क्वांटिटीज। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? भौतिक राशि किसे क्या होती है? वो सभी क्वांटिटीज, वो सभी राशियां जो कि साइंटिफिक वैज्ञानिक अध्ययन के समय यूज की जाती हैं, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? वो सभी क्वांटिटी, वह सभी राशियां जो कि वैज्ञानिक अध्ययन के दौरान यूज की जाती हैं, आती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे है आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ताप, ये सब क्या है? आपकी भौतिक राशियां हैं। क्लियर? जिनका यूज हम वैज्ञानिक अध्ययन के समय में करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी। अब प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी की एक मात्रा होती है, मतलब उनकी एक मात्रक होता है। प्रत्येक भौतिक राशियों का एक मात्रक निश्चित होता है, यूनिट होता है। तो हम अगला देखेंगे टॉपिक क्या हमारा? यूनिट। यूनिट किसे कहते हैं? व्हाट इज यूनिट? यूनिट क्या होता है? तो देखेंगे यूनिट क्या है। यूनिट जो है एक तरह से हम कह सकते हैं, यूनिट जो है फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को हम किस तरीके से दर्शाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस, भौतिक राशियों को एक्सप्रेस करने के लिए हम उसके पीछे एक मात्रक यूज करते हैं, यूनिट लगाते हैं, उसे ही हम मात्रक कहते हैं। तो क्या होता है यूनिट? द standard of reference chosen to measure or express any physical quantity आर कॉल्ड यूनिट। मतलब किसी भी भौतिक राशि को एक्सप्रेस करने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसे हम यूनिट कहते हैं। तो व्हाट इज यूनिट? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें एक्सप्रेस करने के लिए, दर्शाने के लिए जिसका यूज करते हैं उसे यूनिट कहते हैं। जैसे कि हम अगर दुकान पे कहीं कुछ भी लेने पे गए हैं, मार्केट में, दुकान में हमें कुछ लेना है, जैसे कपड़े की दुकान पे हम पहुंचे, हमने कहा 2 दे दीजिए, ये कपड़ा दिखा के हमने कहा इसको 2 दीजिए। अब 2 का कोई मतलब नहीं जब तक हम उसके पीछे मात्रक न लगा दे, यूनिट न लगा दे। अगर हम उसको बोलेंगे 2 मीटर, हमें ये कपड़ा 2 मीटर दे दीजिए, तो उसको समझ आ जाएगा। कि हम 2 बोलेंगे तो 2 नहीं समझ में आएगा। जैसे हम जो है किराने की दुकान पे पहुंच जाए, वहां हम चीनी को देख के बोले कि हमको चीनी जो है 4 दे दीजिए, तो 4 का क्या मतलब भाई? 4 किलो दे दीजिए। तो जब तक हम मात्रक नहीं लगाएंगे, तो भौतिक राशियों के पीछे जब तक हम मात्रक नहीं लगाएंगे तो भौतिक राशियों का कोई मतलब नहीं है। तो भौतिक राशियों को दर्शाने के लिए मात्रक का यूज किया जाता है, या भौतिक राशियों को एक्सप्रेस करने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसे हम मात्रक कहते हैं। क्लियर? तो मात्रक के बिना भौतिक राशियों का कोई मतलब नहीं है। तो हमें भले नहीं पता कि यूनिट है कि क्या है, लेकिन इतना मालूम है कि हम कुछ भी मार्केट में लेने जाते, कहीं भी कुछ लेने जाते, तो उसके पीछे हम जो चीज लेते हैं उसके पीछे हम जो लगाते हैं वही क्या है? हमारा मात्रक है, वही यूनिट है। तो अब यूनिट हमने देख लिया, यूनिट का यूज कहाँ पर करते हैं? भौतिक राशियों को दर्शाने के लिए मात्रक का यूज किया जाता है। तो उसके लिए यूनिट के लिए एक बना एसआई यूनिट सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। अगला टॉपिक है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट या इसी का फुल नेम क्या होता है? देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई का फुल नेम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अंतर्गत जो है 7 आधारी मात्रक आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अंतर्गत जो है एसआई यूनिट का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली बनाई गई उसके अंतर्गत आधारी मात्रक आता है। आधारी मात्रक बेसिक यूनिट। तो टोटल कितने एसआई बेसिक यूनिट हैं? 7 जो है एसआई बेसिक यूनिट हैं। तो यहाँ पर आगे हम क्या लिखेंगे कि द 7 बेसिक यूनिट इन
एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में टोटल जो है कितने जो है बेसिक यूनिट है, आधारी मात्रक है 7 हैं टोटल। कहने का मतलब हम पूछा जाए कि आधारी मात्रक की संख्या कितनी होती है, टोटल बेसिक यूनिट कितने होते हैं आधारी एसआई सिस्टम में अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में, तो 7 होते हैं। तो अगला हमारा है नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज बेसिक एसआई यूनिट, आधारी एसआई मात्रक। क्लियर। टोटल कितने हो, तो टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट कितने होते हैं, दैट इज 7। तो टोटल जो है 7 आधारी मात्रक होते हैं। इसको हम देखेंगे कौन कौन से हैं। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेंगे। पहला फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। कौन सी भौतिक राशि के लिए कौन सा आधारी मात्रक यूज होता है, फिजिकल क्वांटिटी। अब उसका सिंबल क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल ऑफ क्वांटिटी, भौतिक राशि का प्रतीक। उसके बाद नेम ऑफ बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट आधारी मात्रक का नाम, और फिर सिंबल ऑफ बेसिक यूनिट, बेसिक आधारी मात्रक का प्रतीक को ये देखना है। तो कौन कौन से आपके एसआई मात्रक हैं, बेसिक एसआई यूनिट हैं, देखेंगे इसको। पहला फर्स्ट दैट इज लेंथ, लंबाई, इसको बोलते हैं लंबाई। तो पहला जो है आधारी, पहली फिजिकल क्वांटिटी, पहली भौतिक राशि क्या हुई, लेंथ। और इसका जो बेसिक यूनिट है, लेंथ को हम किसमें, लेंथ का जो सिंबल है एल, इसका बेसिक यूनिट क्या है, मीटर। मीटर को एम से डिनोट करते हैं। दूसरा है, पहला लेंथ, दूसरा बेसिक यूनिट मास के लिए मास एम, इसके लिए किलोग्राम, और किलोग्राम के लिए केजी, किलोग्राम का क्या यूज होता है, केजी। इसी क्रम में अगला है तीसरा हमारे पास है टाइम, और टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल टी से। और टाइम का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेकंड, और सेकंड को हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एस से। चौथा है हमारे पास दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को हम किससे, आई से। इसका आधारी मात्रक एम्पियर को कैपिटल ए से। और फिफ्थ है हमारे पास टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर को कैपिटल टी से। और इसका यूनिट क्या है, केल्विन। एसआई यूनिट क्या है इसका, बेसिक यूनिट केल्विन के से। इसी क्रम में नेक्स्ट है 7वां ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इसको आई, कैपिटल आई वी से। और इसका यूनिट है कैंडेला, सी डी से। इसको हम दिखाते हैं, दर्शाते हैं सिंबल इसका। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगला है मात्रक, अगली भौतिक इकाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा को किससे डिनोट करते हैं, पदार्थ की मात्रा एन से। और इसका यूनिट क्या है, मोल, और मोल को MOL से। क्लियर। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। कहने का मतलब कि 7 आधारी मात्रक हैं। कौन कौन से हैं, 7 आधारी यूनिट है, 7 बेसिक यूनिट हैं। कौन कौन से हम एक बार फिर से देख लेंगे। देखिए, लंबाई मीटर, मास लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, और समय का सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा एम्पियर, टेम्परेचर तापमान के लिए केल्विन यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता कैंडेला, और सब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। तो ये हमारे 7 आधारी मात्रक होते हैं। अब ये आधारी मात्रक हैं, बेसिक यूनिट है। अब जितने भी यूनिट होंगे वो इन्हीं बेसिक यूनिट से ही बने हुए हैं। तो दूसरा है इसी क्रम में, सेकंड है हमारा डेराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक।
डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, वह मात्रक जो कि बेसिक यूनिट से ही उत्पन्न हो, जो बेसिक यूनिट से ही बनते हैं उसे हम डिराइव्ड यूनिट व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो डिराइव्ड एसआई यूनिट तो क्या है, देखिए दोज यूनिट विच आर derived from basic SI units are called derived SI unit। तो जितने 7 आधारी यूनिट हैं, 7 बेसिक यूनिट हैं और बाकी जो यूनिट हैं वो सब के सब उन्हीं बेसिक यूनिट से बने होते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, वह मात्रक जो कि एसआई बेसिक मात्रक से बनते हैं। ठीक है, तो व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक है जो बेसिक आधारी मात्रक से ही बना होता है, आधारी मात्रक का व्युत्पन्न होता है, उसे हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास है फोर्स, बल। बल बराबर फोर्स बराबर कितना क्या होता है, द्रव्यमान गुणे मास गुणे एक्सीलरेशन। द्रव्यमान और एक्सीलरेशन को त्वरण कहते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब इसका मात्रक हमको बनाना है, इसकी यूनिट बनानी है हमको। यूनिट क्या बन जाएगी, देखिए मास के लिए हमने बताया, मास के लिए यूनिट क्या बताया, किलोग्राम, केजी। और एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कहीं से आया नहीं। मीटर क्या है, लेंथ का है, सेकेंड क्या है, टाइम का है, किलोग्राम क्या है, मास का है। तो ये सारे जो यूनिट मिले हमको वो बेसिक मात्रक से ही मिले, तो ये सब बेसिक मात्रक ही थे। तो फोर्स का जो मात्रक बना, फोर्स का जो यूनिट बना वो क्या है, डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि वो बेसिक मात्रक से ही बन रहा है। इसी क्रम में हम और देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है एरिया। तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लेंथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को भी मीटर से और ब्रेथ को भी मीटर से, तो मीटर इंटू मीटर यानी यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। इसी क्रम में अगला है वॉल्यूम, आयतन। आयतन के देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो मीटर मीटर मीटर, तो क्या यूनिट हो गया, मीटर क्यूब। तो ये भी उत्पन्न है आपके बेसिक आधारी मात्रक से ही ये उत्पन्न हो रहा है। अगला है डेंसिटी। इसी तरीके से सब बनते हैं। डेंसिटी यानी घनत्व। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। वॉल्यूम का कितना होता है, मीटर क्यूब। तो यानी कि यूनिट क्या बन गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट हो गई। तो ये डिराइव्ड, ये सारे क्या है आपके, दे आर डिराइव्ड यूनिट। ये सब आपके डिराइव्ड यूनिट हैं, क्योंकि ये बेसिक यूनिट से ही उत्पन्न हो रहे हैं। क्लियर। तो ये हो गया यूनिट के बारे में। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।